नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आर्या और लॉजिकल स्पॉट माँ का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे कुछ कमेंट जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगे आपको कि बता देना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, आप ही लोगों के कुछ कमेंट हैं और उन्हीं में से मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, उनमें से 3 मेजर जो कमेंट हैं जिनके बारे में आज सबसे मेजर मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है, सबसे पहला है कि 3.8 और 3.6 पाइथन वर्जन में आखिर इतना डिफरेंस क्यों है, 3.8 में तो सारे एरर क्यों आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्पीच रिकॉग्नाइजर हम अपना खुद का बना सकते हैं। ठीक है, और हम बना भी सकते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है कि हम अपना जारविस का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे बनाएं। एकदम ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा प्रोग्राम का है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम साइंस फिक्शन वाला, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक मेजर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को पाइथन में नॉलेज रखना है, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत डीप नॉलेज रखना चाहते हैं, कोई मैं हार्ड टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, कोई एकदम रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यार वीडियो देखते तो बहुत हो गए लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि इसी के लिए हमें जो है, इसी से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए कि यार लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं और हम जो है आगे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक नंबर 1 और जो सबसे ज़्यादा कमेंट किया था लोगों ने। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर कमेंट करता है एरर, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कमेंट करता है या फिर इंस्टाग्राम पे भेजता है, फेसबुक पे भेजता है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले मैं कुछ लोगों से जिनका मुझे पता रहता है थोड़े बहुत, उनसे मैं सबसे पहले एक ही चीज़ पूछता हूं कि तुम्हारा पाइथन का वर्जन कौन सा है। जिन जिन लोगों ने पूछा था उनको जरूर पता होगा, मैंने उनसे पूछा है करके। तो ज़्यादातर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि मेरा भाई जो है 3.8 है, कोई बोलता है कि भाई यार मेरा जो है 3.7 है। तो मैं उनसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि 3.6 को इंस्टॉल करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ लोगों के इसमें जो है कुछ दिक्कतें आती होगी कि मैं ऐसा कहता हूं कि 3.6 को इंस्टॉल करो, तो आपने बड़े बड़े मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखे हैं और किसी का इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है। भाई मेरे वहाँ खुद इतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं है। तो अगर आपका वर्क ही नहीं कर रहा है तो भाई इसमें हम कर क्या सकते हैं, हम एक चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने खुद जो है पर्सनली मैंने इतनी बार पाइथन को इंस्टॉल किया है जिस समय मैं सीख रहा था। ठीक है, और मैं केवल पाइथन ही नहीं, मैं एनाकोंडा जो है, जो बड़े बड़े साइज़ का आता है, वो भी मैं कितनी बार, मेरा इंटरनेट खत्म हो जाता था तो इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते करते जो है मतलब बहुत बार मैंने ट्राई किया है ऐसे। ठीक है, तो 3.8 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है, हालांकि 3.9 भी आने वाला है। ठीक है, आ ही गया है लगभग। तो 3.8 जो वर्जन है वो एक्चुअली उसकी कंपैरिजन में, मतलब वो आया है जो उसके प्रोपोर्शनल में अभी जितनी लाइब्रेरीज़ हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि पाइथन जो है कुछ फंडामेंटल लाइब्रेरी बनाता है, कुछ गिनी चुनी लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स बनाता है। ठीक है, लाइब्रेरी मॉड्यूल किसे कहते हैं आप लोग को पता ही होगा, जिन्हें हम इंपोर्ट करके जो है ऐसे नेम्स से जो है हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इंपोर्ट PyDT SX3 इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजर। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी जो होती है। तो पाइथन कुछ गिनी चुनी लाइब्रेरी बनाता है, बाकी लाइब्रेरी कोई दूसरी कंपनियां या फिर दूसरे कंट्रीब्यूटर्स जो है उसके ऊपर बनाते हैं लाइब्रेरी, ताकि जो है हमारा जो वर्क है वो थोड़ी और सिंपल हो जाए। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन का जो काम है, हम गूगल की API यूज करें, इतनी सारी चीज़ यूज करें, हम कैसे कोड करेंगे, तो इसकी बजाय उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी स्पीच रिकॉग्निशन, वैसी PyDT SX3। ठीक है, ये सब एक लाइब्रेरी उन्होंने जो है बना दी। तो ये लाइब्रेरी जो है टाइम के हिसाब से इनको अपडेट करना पड़ता है। जैसे 3.6 वर्जन आया पाइथन का तो इनको अपडेट कर दिया गया है, लगभग सब लाइब्रेरी 3.6 में अपडेट हो चुकी थी। फिर आया 3.7 तो कुछ लाइब्रेरी अपडेट हो गई, और अगर अपडेट नहीं भी हुई थी तो 3.7 में आराम से काम करती है सफिशिएंटली। ठीक है, लेकिन जब 3.8 आया तो कंप्लीटली चेंज हो गया, उसकी फंडामेंटल लाइब्रेरी चेंज हो गई। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, जैसे मान लो PyDT SX3 ही, अब बार बार यही नाम आ रहा है। तो ये लाइब्रेरी जो है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, तो एक नॉर्मल सी लाइब्रेरी है PyDT SX3। जब तक 3.6 में आया, 3.6 पाइथन का वर्जन आया, तब PyDT SX3 जो है आसानी से अपडेट था। ठीक है, तो आसानी से सपोर्ट भी करता था, क्योंकि वो जो PyDT SX3 है वो पाइथन की एक फंडामेंटल लाइब्रेरी यूज़ करता है, जिसका नाम है कॉम टाइप्स, ऐसा करके है, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। ठीक है, तो उसी 3 और भी लाइब्रेरी यूज़ करता है। फिर 3.7 आया तो उसमें भी वो आराम से यूज़ करता था, उसमें लाइब्रेरी में कोई खास चेंज नहीं आया था। ठीक है, कॉम टाइप वगैरह में। 3.8 में कॉम टाइप्स हुआ या फिर Sapphire को यूज़ करने में जो है कुछ चेंजेस आ गए थे, कैसे यूज़ करना है उनको। लेकिन जो PyDT SX3 है वो इस वर्जन के हिसाब से अपडेट नहीं हुई। ठीक है, तो अपडेट नहीं हुई तो अब क्या होगा, अब जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरियाँ जो 3.8 में अभी अपडेट नहीं हुई है, हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए या फिर
टाइम लगता है, कभी कोई लाइब्रेरी अपडेट होगी, कभी कोई दूसरी लाइब्रेरी अपडेट होगी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं जैसे टेंसरफ्लो हैं, केरास हैं, ये तो अपडेट हो जाते हैं टाइम के साथ, लेकिन जो छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ हैं जिनको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, फिर करते भी हैं तो उनके कंट्रीब्यूटर 1 या 2 हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे अपडेट होती है, ठीक है। तो इनको अपडेट होने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड किया है कि वो अपने पाइथन वर्जन को 3.8 से 3.6 कर लें। 3.7.1 भी बढ़िया है, लेकिन उससे 3.7.1 से बड़े जितने भी हैं वो जो है काफ़ी कम सपोर्ट करते हैं और एरर देखने को मिलता है उसमें, ठीक है। दूसरा जो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन में बहुत लोगों ने कमेंट किया था, और एक कमेंट किया था एक सब्सक्राइबर ने कि सर एक वीडियो बताओ कि भाई हम अपना ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्नाइज़र कैसे बनाएं। तो दूसरा एक और सब्सक्राइबर था, उसने उसमें कमेंट किया कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, वैसे तो बनते ही हैं। अब देखिए इम्पॉसिबल है कहना उसका बिल्कुल सही है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको वही बताता हूँ, पहले आप इसका मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है। जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम होता है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम मतलब जो सीखता है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग का एक कोड होता है जो सीखता है, ठीक है, मॉडल बनाता है, ठीक है। उसे हमें कैसे समझाना पड़ता है कि ऑडियो को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। हम डॉग बोलते हैं तो वहाँ DOG डॉग लिखा हुआ आ जाता है, कैसे आता है वो सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें एक ऑडियो क्लिप हम रेडी करते हैं। जैसे एक मैंने ऑडियो क्लिप करी, उसमें मैंने कहा एप्पल, मैंगो, डॉग, कैट, ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स बोल दिए, ठीक है। मैंने एक ऐसे करके वर्ड्स बोल दिए, और फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने एक फाइल बनाई और उसमें लिख दिया कि इस वाली ऑडियो क्लिप में मैंने ये बोला है। पहले मैंने बोला है एप्पल, फिर बोला है मैंगो, फिर बोला है डॉग, फिर बोला है कैट, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला है। अब ऐसी आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो क्लिप आपको तैयार करनी पड़ेगी, और थाउजेंड्स ऑफ लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि इस ऑडियो क्लिप में मैंने ये बोला है, इस ऑडियो क्लिप में मैंने ये बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम है वो खुद सीखता है कि पहले स्पेस में ये बोला है तो इसका मतलब जो डॉग है उसको ऐसे बोलते हैं, मैंगो को ऐसे बोलते हैं, और डॉग को ऐसे बोलते हैं। ऐसे करके जो है डीप लर्निंग एल्गोरिदम सीखता है, ठीक है। तभी तो आप डॉग बोलते हो तो डॉग लिखा हुआ आता है, उसे बताना भी तो पड़ेगा ना कि डॉग को ऐसे बोलते हैं, कैट को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है डिफरेंस, मैंने डॉग बोला तो ऐसे बोला जैसे मैंने बोल रहा हूँ डॉग। कोई और अगर फॉरेन कंट्री वाला बोलेगा, या फिर साउथ इंडियन, या फिर मतलब कि साउथ इंडियन मतलब जैसे तमिल, तेलुगु जो होता है उनको बोलने का थोड़ी तरीका अलग होता है। जैसे पंजाबियों का बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग आ जाता है, बंगालियों का बोलने का तरीका थोड़ी अलग आ जाता है, ठीक है। बंगाल में वहाँ अलग आता है और पंजाब में थोड़ी अलग आ जाता है। और हम जो इधर रहते हैं सेंटर ऑफ द इंडिया, उनका बोलने का तरीका थोड़ा का अलग हो जाता है। तो ऐसे में जो है हम जैसे मैं डॉग बोल रहा हूँ तो कोई डॉग थोड़ी अलग बोलेगा, मैंने ओके बोला तो कोई ओके थोड़ी अलग बोलेगा, कोई हे अलग बोलता है, कोई हे अलग बोलता है, ठीक है। सबके बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने ओके को ट्रेन कर रखा है अपनी वॉइस से, लेकिन जब कोई दूसरा ओके बोले तो कुछ और ही रिकॉग्नाइज कर दें, डॉग रिकॉग्नाइज कर दें, मैंगो रिकॉग्नाइज कर दें, ठीक है। ऐसा होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग एरिया से, इंडिया के या फिर वर्ल्ड के, ठीक है, हमको वॉइस इकट्ठा करनी पड़ती है। जैसे हमने थोड़ा जो है तमिलनाडु वाले इलाके से हमने कुछ लोगों की आवाज़ को इकट्ठा करा, फिर हमने बंगाल वाले इलाके से थोड़े अलग इकट्ठा करा, और बहुत सारी आवाज़ों को क्या है हमने इकट्ठा करा और डेटा सेट तैयार करा और उनको ट्रेन करा। फिर अब कोई भी कहीं से भी बोले, अगर वहाँ से भी बोले तब भी रिकॉग्नाइज डॉग ही हो, हम बोले तब भी रिकॉग्नाइज डॉग ही हो, ठीक है। ऐसा होता है। तो ऐसे ही पूरे वर्ड्स हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना टफ है खुद का स्पीच रिकॉग्नाइजर बनाना। लेकिन अगर आप चाहते हो पर्सनल असिस्टेंट में आप खुद का बनाना चाहते हो तो आपको अपनी वॉइस से ट्रेन करना पड़ेगा। आपको पूरी एक डिक्शनरी के सारे वर्ड आपको बोलने पड़ेंगे, या फिर आप जितने वर्ड आप यूज करते हो उतने वर्ड्स को आपको बोलना पड़ेगा और अपने मॉडल को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कैसे होगा, कैसे हम ट्रेन करेंगे, तो मैं कभी दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ इसे, और ज़रूर बताऊँगा कि कैसे आप अपना ऑफलाइन रिकॉग्नाइजर बना सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों का इंटरनेट काम नहीं करता और कुछ लोग चाहते नहीं कि बार बार इंटरनेट से ही कनेक्ट करे रहें, ठीक है, लैपटॉप को अपने इंटरनेट से ही कनेक्ट करे रखें। तो ऐसा हर कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो ये तो है एक तरीका कि कैसे जो है स्पीच रिकॉग्नाइज़र बनता है। अब बात करते हैं गूगल की। तो गूगल ने जब पहले स्पीच रिकॉग्नाइज़र बनाया था तो उसने भी यही करा, अलग अलग कंट्रीज से उसने अलग अलग वॉइस के सैंपल्स लिया और अपने जो है मॉडल को ट्रेन करा। ट्रेन करने के बाद जो क्या करा उसने, जब उसको लॉन्च करा तो बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते थे। जैसे
कोई सर्च करना चाहता है तो वो बोलेगा, तो सबके बोलने का तरीका अलग अलग है। फिर जिन्होंने डाटा नहीं भी दिया है उनकी वॉइस को भी गूगल क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और दोबारा उनके डेवलपर उनमें ट्राई करेंगे कि इसमें क्या क्या बोला गया है, और फिर दोबारा अपने सिस्टम को उससे ट्रेन करेंगे और फिर उसकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो गूगल की एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि गूगल को पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं भाई लोग। जब पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का डेटा उसके पास है और वो ट्रेन होते रहता है बार बार। ठीक है, दूसरा जो गूगल यूज करता है सबसे इंटेलिजेंट जो बनाता है उसे, वो है उसका NLP। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर आप NLU जो कहते हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज यूनिट, जो मतलब कि जो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज को, वो उसमें यूज करते हैं। उसमें जो है एक अलग चीज़ में यूज होती है, उसको मैं कभी बाद में बताऊंगा। अभी एक एल्गोरिदम होता है, उसको वो उसमें यूज करते हैं, जिससे क्या करता है वो सेंटेंस का करेक्शन करता रहता है बार बार। जैसे एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम होता है, तो वो क्या करता है, जैसे आपने कुछ बोला, सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो गया, अब उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बना, बाई चांस उसने कुछ गलत भी तो रिकॉग्नाइज कर सकता है ना, तो वो क्या करता है गूगल, उसका दूसरा डीप लर्निंग एल्गोरिथम उसे तुरंत ठीक कर देता है और ऐसे सेंटेंस में बदल देता है जो एक्यूरेट या फिर ठीक हो, जिसका कोई मतलब बनता हो, जिसका कोई सेंस बनता हो, जिसे हम सर्च कर सकें। ठीक है, जैसे हमने कुछ बोला और उसने 2-3 चीज़ गलत रिकॉग्नाइज कर ली, तो उसका दूसरा जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम है वो उसे अपने आप ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। और इसलिए गूगल का जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत लोग गूगल से ही कोलैबोरेट करते हैं अगर स्पीच रिकॉग्निशन के क्षेत्र में कुछ वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्निशन के मामले में तो ज़्यादातर लोग गूगल ही यूज़ करते हैं। अगर आप बिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के अलग अलग यूज़ करते हो तो आप देखोगे उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है अभी, क्योंकि उनके पास उतना डेटा नहीं है, उतने पूरे वर्ल्ड का डेटा नहीं है उनके पास। ठीक है, तो अभी तक सबसे बेस्ट चल रहा है गूगल का। इसलिए मैंने अपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैंने आपको यही रिकमेंड किया था कि आप गूगल का रिकॉग्नाइजर यूज करें। ठीक है, ऑफलाइन आप बना सकते हो और बहुत इजी प्रोसेस होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। ठीक है, इजी प्रोसेस क्यों होता है मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने बता दिया कि इसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डेटा हमको कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आप पर्सनल के लिए बनाना चाहते हो, केवल खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो तब तो मैं आपको बता सकता हूँ, कभी बाद में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है और अच्छी एक्यूरेसी के संग काम करता है। ठीक है, तीसरा सबसे लास्ट टॉपिक जो है वह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर जारविस। आपने टोनी स्टार्क की जो मूवीज़ हैं उनमें आपने देखा होगा, टोनी स्टार्क मतलब नाम ही वही निकल रहा है। ठीक है, आयरन मैन की जितनी मूवी में आपने देखा होगा कि एक अलग सा साइंस फिक्शन आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है। ठीक है, हालांकि वो तो होलोग्राम यूज करते हैं और होलोग्राम टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा आगे नहीं गई है कि हम उसमें टच वगैरह ऐसा कर सके। ठीक है, लेकिन आप ओपन सीवी से थोड़ा बहुत बना सकते हो, जो कैमरे से ट्रैक करके बना सकते हो, लेकिन होलोग्राम नहीं, केवल आप उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वो चलो तो अलग साइड की बात हो गई है। लेकिन जैसे आप अगर बनाना चाहते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक सॉफ्टवेयर तो बनता है, जैसे टीकेंटर है, पाईक्यूटी है, अलग अलग फ्रेम है। ठीक है, फ्रेमवर्क हैं जैसे WX पाइथन है। ठीक है, इनसे आप बना सकते हो, लेकिन एकदम ओल्ड टाइप की GUI बनती है इन चीज़ों से। ठीक है, फिर आता है Node.js, जो GUI के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट और CSS से आप अपनी खुद की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब बहुत लोग जो है Node.js को जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है Node.js को पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो ईल की मदद से। ठीक है, ईल एक मॉड्यूल आता है, उससे आप जो है पाइथन को कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी बहुत आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन मेरे पास जो अभी है वो मैंने ईल से नहीं बनाया है, Node.js से नहीं बनाया है, वो कम्प्लीटली बिल्कुल पाइथन में मैंने बनाया है। और पहले मैंने बनाया, बहुत पहले बनाया था, तो मैंने अभी तक 2 या 3 वर्जन बना दिए हैं इसके ग्राफिकल इंटरफेस के, जो बिल्कुल एकदम साइंस फिक्शन जैसे ही हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब जैसे दिखाते हैं साइंस फिक्शन में। अब मैंने बनाया था तो कभी आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर पहले मैं उससे पहले आपको कम्युनिटी पोस्ट में डालकर दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है, अगर आपको अच्छा लगेगा और अगर बहुत लोगों को चाहिए होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, तभी जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा। केवल बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल बहुत छोटा है और लोग देखते नहीं हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई है। तो भाई अभी तो मैं इतनी सारी चीज़ें अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत का कुछ फल भी मिले तो तब तो सही भी है ना। अभी मैं डायरेक्टर से नहीं कर सकता। अगर आप सपोर्ट करते हो, आप शेयर करते हो वीडियो को, ठीक है, मोटिवेशन देते हो अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से, तो तब तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए बनाने में। ठीक है, और आप लोग भी नई चीज़ें सीखते रहें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe Logical Spot and press the bell icon for latest video updates.